पिछली क्लास में जो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो अनुसूची 7 के बारे में बातें चल रही थी, और अनुसूची 7 के बारे में भी जो बातें हुई थी तो उसमें भी कहते हैं कि संघ सूची के बारे में बातें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में क्या कहा जाता है? तो राज्य सूची के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इस सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? तो राज्य सरकार का होता है। कौन सी सरकार का होता है? राज्य सरकार का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं भी कहा था कि इस सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में जो विषय बताते हैं वो कितने बताते हैं? 61 बताते हैं। देखो अन्य बातें, इस सूची के बारे में यूं कहा जाता है कि इसमें एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा आता है? 249 आता है। आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या संसद भी कानून बना सकती है? कहते हैं कि लेकिन जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से 2/3 सदस्यों के बहुमत से वह विधेयक पारित होना अति आवश्यक है, या वह प्रस्ताव पारित होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि राज्य सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किस सरकार का होता है? राज्य सरकार का होता है। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कह रहा है? आर्टिकल 249 ये कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कौन? संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना अति आवश्यक है। इस सूची के विषयों के बारे में मैं बात करूं तो कहते हैं कि नाम तो आता है लेकिन जेल का नाम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कारागाह। और क्या आता है? और आता है तुम्हारे जो रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस भी कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा तुम्हारी जो राजस्थान पुलिस है ये भी कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा तुम्हारे जो एग्रीकल्चर यानी कहने का मतलब कृषि भी कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। और क्या आता है? जो मेले आते हैं, जो त्योहार आते हैं, मेले हैं, त्योहार है। इसके अलावा और क्या आता है? जितने भी प्रकार के पालन होते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब तुम जानते ही हो कि जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर पालिका हैं वो आती हैं, स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा और क्या आता है? जो चिकित्सा केंद्र होते हैं, कहने का मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं, चिकित्सा, ये भी कहते हैं कि कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा कहते हैं कि जो आंगनवाड़ी आता है, आंगनवाड़ी, यह आंगनवाड़ी भी कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आता है?
राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। और क्या होता है, राज्य के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं वो भी कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। इसके अलावा कहते हैं कि विद्युत कर, विद्युत कर यानी कहने का मतलब जो विद्युत पर जो टैक्स लगता है, विद्युत कर, वो भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पथकर, पथकर का मतलब होता है जो टूल टैक्स के माध्यम से जो कर प्रदान करते हैं, वो भी कहते हैं कि कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो राज्य सूची है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद में मैं बात करूं, एक सूची आती है राज्य सूची के बाद में, और उसका नाम बताते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया कि साहब जो समवर्ती सूची है, इस सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो कौन सी सरकार का होता है, वो कहते हैं कि साहब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का होता है। इस सूची के बारे में मैंने ये भी बता दिया कि इस सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। अब उसमें भी जो नाम आता है वो किस किस का नाम आता है, तो कहते हैं कि साहब एजुकेशन, शिक्षा का नाम आता है, फॉरेस्ट यानी कहने का मतलब वन का नाम आता है, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण ही नहीं बल्कि नापतोल का नाम आता है, नापतोल, और नापतोल ही नहीं बल्कि शराब का नाम, सॉरी, जो राज्य सूची के विषय का यानी राज्य सूची का विषय है क्या, शराब। जबकि जो समवर्ती सूची में जो और विषयों के बारे में मैं बात करूं तो कहते हैं कि साहब जो नापतोल आ गया, शिक्षा आ गया, वन आ गया, वन्य जीव संरक्षण आ गया, नापतोल आ गया, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण भी कहते हैं कि इसी समवर्ती सूची का विषय बताते हैं। इसके अलावा और क्या आता है, विवाह, विवाह, इसके अलावा क्या है, तलाक, इसके अलावा क्या है, न्याय संगत। ये जो विषय हैं ये कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, ये समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। एक आर्टिकल आता है दोस्तों, और आर्टिकल कौन सा आता है, तो आर्टिकल 248 आता है। यह आर्टिकल 248 क्या कहता है, आर्टिकल 248 ये कहता है कि साहब एक अवशिष्ट सूची होती है, अवशिष्ट सूची। इस अवशिष्ट सूची के बारे में क्या कहा जाता है, इस अवशिष्ट सूची के बारे में कहा जाता है कि साहब ये जो अवशिष्ट सूची है, इस सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है, वो अधिकार किसका होता है, संसद का होता है। किसका होता है, संसद का होता है। आर्टिकल 248 ये कहता है कि साहब जो अवशिष्ट सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो कहते हैं कि साहब संसद का होता है। इस सूची में कौन से विषयों को शामिल किया जाता है, तो इस सूची में जो विषय आते हैं वो साइबर क्राइम आते हैं। कौन से क्राइम आते हैं, साइबर क्राइम। यानी कहने का मतलब है जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, या जो इलेक्ट्रिशियन यानी जो विद्युत है, उससे संबंधित कोई मामला आता है तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और साइबर क्राइम में है, ये कहते हैं कि साहब कौन सी सूची का विषय है, अवशिष्ट सूची का। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, संसद का होता है। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो अनुसूची जो 7 थी वो कंप्लीट होती है। अनुसूची 7 के बारे में हमारी जो 3 प्रकार की जो सूचियां हैं कि साहब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके बारे में जो बातें थी वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों
आगे बढ़े तो एक अनुसूची आती है, और अनुसूची कौन सी आती है? 8 आती है, अनुसूची 8। अनुसूची जो 8 है उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 8 में लिखा हुआ है दोस्तों कि साहब मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो अनुसूची 8 क्या कहती है? तो अनुसूची 8 ये कहती है कि साहब जो मूल जो संविधान था, यानी जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसी समय कहते हैं कि साहब जो मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें जो नाम आता है वो नाम तो आता है, लेकिन असमिया का नाम आता है। असमिया ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि भैया बांग्ला का नाम आता है। बांग्ला ही नहीं, नाम तो आता है दोस्तों, लेकिन किसका नाम आता है? तो उड़िया का नाम आता है। उड़िया ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? तो मराठी का नाम आता है। मराठी नहीं, नाम तो आता है दोस्तों, लेकिन किसका नाम आता है? तो मलयालम का नाम आता है। मलयालम मलयालम ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन दोस्तों कश्मीरी का नाम आता है। कश्मीरी कश्मीरी नहीं, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन कन्नड़ का नाम आता है। कन्नड़ कन्नड़ ही नहीं, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन गुजराती का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, नाम तो आता है, लेकिन तमिल का नाम आता है। तमिल ही नहीं दोस्तों, नाम तो आता है, लेकिन तेलुगु का नाम आता है। तेलुगु ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन उर्दू का नाम आता है। और उर्दू ही नहीं दोस्तों, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन संस्कृत का नाम आता है। संस्कृत ही नहीं, बल्कि पंजाबी का नाम आता है। अरे पंजाबी नहीं दोस्तों, नाम तो आएगा, लेकिन हिंदी का भी आएगा। किसका आएगा? हिंदी का। तो भारतीय जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वो और भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो कहते हैं कि दोस्तों एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन। और ये 21वां जो संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था?
तो ये हुआ तो था, लेकिन भैया 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। एक संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन। और ये 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन, ये 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। एक संविधान संशोधन और था, और वो कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। और ये जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इन संविधान संशोधनों के माध्यम से कहते हैं कि सब कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, इसके तहत 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। और वो 15वीं भाषा किसको बताते हैं? तो सिंधी को बताते हैं। किसको बताते हैं? सिंधी को। सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद में जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक बताते हैं, एक तो बताते हैं लेकिन उसका नाम तो बताते हैं, लेकिन क्या नाम बताते हैं? तो नेपाली बताते हैं। नेपाली। एक का नाम बताते हैं, वो मणिपुरी बताते हैं। और एक का नाम बताते हैं, वो कोंकणी बताते हैं। कोंकणी, कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को कहते हैं कि साहब 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहते हैं कि कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें 4 भाषाओं का नाम आता है, जिसमें बोडो का नाम आता है। बोडो, बोडो ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन डोगरी का नाम आता है। डोगरी, डोगरी नहीं नाम तो आता है, लेकिन संथाली का नाम आता है। संथाली, और संथाली नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका आता है? तो मैथिली का नाम आता है। मैथिली। इस प्रकार से कहते हैं कि जो अनुसूची वो 8 थी, वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अनुसूची 8 के बारे में हमारी जो बातें हुई, तो मैंने यूं कहा कि अनुसूची 8 में यूं लिखा हुआ है कि जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 14 भाषाओं को। जिसमें नाम आता है वो असमिया का नाम आता है, बांग्ला का नाम आता है, उड़िया का नाम आता है, मराठी का नाम आता है, मलयालम का नाम आता है, तमिल का नाम आता है, तेलुगु का नाम आता है, कश्मीरी का नाम आता है, कन्नड़ का नाम आता है, गुजराती का नाम आता है, अरे उर्दू का नाम आता है, संस्कृत का नाम आता है, पंजाबी का नाम आता है और हिंदी का नाम आता है। उसके बाद में मैंने यूं कहा कि साहब लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं कि दोस्तों उन 22 भाषाओं में कहते हैं कि साहब कौन कौन सी भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1967 में। इसके तहत एक भाषा को जोड़ा, जिसका नाम क्या बताते हैं? तो सिंधी बताते हैं। एक 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत कहते हैं कि 3 भाषाओं को जोड़ा गया। एक का नाम नेपाली बताते हैं, एक का नाम मणिपुरी बताते हैं, और एक का नाम क्या बताते हैं? कोंकणी बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसके तहत कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 4 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसमें बोडो का नाम आता है, डोगरी का नाम आता है, संथाली का नाम आता है और मैथिली का नाम आता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारी जो अनुसूची 8 थी वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो अनुसूची कहते हैं कि 8 का नाम आता है, 9 का नाम आता है, सॉरी, अनुसूची 9। अब अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है वो देखो। पहली बात तो मैंने एक बात बताई थी कि जो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी।
और कहते हैं कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। तो इसका मतलब ये कि ये किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। हाँ बिल्कुल, ये 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था दोस्तों। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया। पहली बात तो समझ में आई होगी ये कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि जो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था और जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्थाओं का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और किसको बढ़ावा देने की बात कही है, कृषि, कि साहब इन दोनों व्यवस्थाओं का अंत कर दिया जाए और किसको बढ़ावा दिया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए। किसको बढ़ावा दिया जाए, कृषि को, इसको बढ़ावा देने की बात कही गई। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि जनवरी 2007 में, जनवरी 2007 में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब 24 अप्रैल 1975 के बाद के जो भी विषय हैं, 24 अप्रैल 1975 के बाद के जो भी विषय, पहली बात तो इस अनुसूची में कोई ज्यादा विषय नहीं है, ओनली जो विषय बताते हैं वो 284 विषय हैं रे। कितने विषय हैं, 284। तो 24 अप्रैल 1975 के बाद के जो भी विषय इस अनुसूची 9 में जोड़े गए हैं, उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कहाँ चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहली बात समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो कोई विशेष जो राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे तमिलनाडु, वहां के जो नागरिक हैं उनको 69% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। और भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा, अनुसूची 9 होगा। क्या होगा, अनुसूची 9 होगा। और जो मैंने कहा कि विशेष राज्य, जैसे मैंने कहा कि तमिलनाडु के जो नागरिकों को 69% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है, तो वो भी अनुसूची किसके अंतर्गत रखा गया, अनुसूची 9 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो ऐसे करके तुम्हारी जो अनुसूची जो 9 है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं बात करूं तो अनुसूची 10 का नाम आता है। कौन सी आती है, 10, अनुसूची 10। अनुसूची 10 इसको कब जोड़ा गया था, तो कहते हैं कि इसके बारे में यूं कहा जाता है कि साहब 52वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके तहत अनुसूची जो 10 है इसको संविधान में जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इस अनुसूची में लिखा हुआ था कि साहब जो व्यक्तिगत दल बदल है, व्यक्तिगत दल बदल, उस पर रोक लगाने की बात कही, रोक लगाने की बात कही गई। कहने का मतलब आपने सुना होगा कभी कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो गठबंधन की सरकार बनती थी। स्वाभाविक बात है कि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन से सरकार बनाता है। तो कहने का मतलब जो पहले कोई भी व्यक्ति आकर जो शामिल होता था तो पहले हो सकता था 1985 से, यानी कोई भी सदस्य एक, जैसे मतलब 10 सदस्य जीते तो उनमें एक सदस्य जाके किसी पार्टी में मिलना चाहता है तो मिल सकता था। लेकिन 1985 में कहा गया कि साहब जो व्यक्तिगत दल बदल है उसको रोको, उनको रोको। और कहा गया कि साहब किसी भी दल के जो 1/3 सदस्य है वो आपस में दल बदल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बात कब कही गई? 1985 में कही गई। 1985 में कहा गया कि साहब किसी भी दल के 1/3 सदस्य आपस में क्या बदल सकते हैं? दल बदल कर सकते हैं, यानी दल दूसरे दल में 1/3 सदस्य जा सकते हैं। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? ये भी 2003 में। 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके तहत कहा गया कि साहब 1/3 सदस्यों के स्थान पर कितने तिहाई? 2/3 सदस्य दल बदल कर सकते हैं। ठीक है। जो दल बदल से संबंधित है, जो व्यक्तिगत दल बदल से संबंधित जो सदस्यों की योग्यता व अयोग्यता का जो निर्धारण करता है, व्यक्तिगत दल बदल से संबंधित जो योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण करता है, वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति करता है। लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। बात समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा आता है? 102। आर्टिकल 102 क्या कह रहा है? आर्टिकल 102 ये कह रहा है कि साहब जो दल बदल से संबंधित योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो साहब कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 102। एक आर्टिकल आता है 191। वो आर्टिकल 191 क्या कहता है कि साहब राज्य में दल बदल से संबंधित जो योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो वहां विधानसभा अध्यक्ष, या जिन राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद का सभापति। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। वैसे सामान्यतः जो संसद के जो सदस्य होते हैं और निर्वाचन आयोग ये कहें कि इनकी अयोग्यता का निर्धारण करो, तो सामान्यतः जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग ये कहे कि साहब इनकी अयोग्यता का निर्धारण करो, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 103 कह रहा है। कौन सा कह रहा है? आर्टिकल 103 कह रहा है। तो यहां तक बातें समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट इसी अनुसूची के बारे में यूं कहा जाता है कि 1991 में एक जांचलू विवाद हुआ था दोस्तों। 1991 में एक जांचलू विवाद हुआ था। तो इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि साहब अनुसूची 10 को भी न्यायालय में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये भी वाद योग्य है। तो बात समझ में आई होगी अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 के बारे में पहली बात मैंने ये बताई कि साहब जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची जो 10 है इसको संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी बात हुई तो मैंने यूं कहा गया कि साहब इसमें व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाने की क्या कही गई है? बात कही गई है। मैंने यह भी कहा कि 1985 में कहा गया था कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य दल बदल कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत कहा गया कि साहब 1/3 के स्थान पर कितने? 2/3 सदस्य आपस में दल बदल कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा कि दल बदल से संबंधित योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण केंद्र में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करता है। जबकि कहते हैं कि मैं नहीं कहता, बल्कि आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 102 कह रहा है। राज्य में कौन करता है? तो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद का सभापति करता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 191। मैंने ये भी बताया कि जो संसद है उस संसद में जो सामान्यतः जो सदस्य होते हैं उनके जो दल बदल से उनकी योग्यता, निर्वाचन आयोग ये कहे कि साहब इनकी योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण करो, तो ऐसी स्थिति में जो संसद के सामान्यतः जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता व अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यहाँ तक मामला होता तो ठीक था, लेकिन मैंने ये कहा
कि 1991 में एक जांचलू विवाद हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि साहब अनुसूची 10 को भी न्यायालय में क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। बात यहां अनुसूची 10 के बारे में जो हुई वो कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अनुसूची 11। देखो दोस्तों, अनुसूची 11 के बारे में क्या कहा जाता है। अनुसूची 11 को पहली बात तो ये कि साहब इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, उन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243G में देखने को मिलता है। ठीक है। कहते हैं कि पंचायतों, इन्हीं पंचायतों को कहते हैं कि कार्य करने के लिए कितने मद सौंपे गए, तो 29 मद सौंपे गए। कहने का मतलब कितने विषय सौंपे गए, 29 विषय सौंपे गए। आपको पता होगा कि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है, यानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और पंचायती राज अधिनियम क्या हुआ, लागू हुआ। तो कहने का मतलब अनुसूची 11 है, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और कहते हैं कि इनके जो गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243G में है। नेक्स्ट, पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है, यानी पंचायतों के निर्माण का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कहते हैं कि कौन से में देखने को मिलता है, 40 में। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करो ना। ठीक है। आर्टिकल 243G में कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए, 29 विषय सौंपे गए। कितने विषय सौंपे गए, 29 विषय सौंपे गए। इस प्रकार से तुम्हारी जो अनुसूची 11 है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद में मैं बात करूं तो एक अनुसूची आती है दोस्तों, और वो अनुसूची कौन सी आती है, अनुसूची 12 आती है। अनुसूची 12 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 12 को 74वां जो संविधान संशोधन था, चौहत्तरवां संविधान संशोधन, अब ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो कहते हैं कि साहब 1993 में हुआ था। इस 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत है अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया। इसमें कहते हैं कि किसको, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि इनको जो कार्य करने के लिए जो विषय तो सौंपे थे, लेकिन कितने विषय सौंपे, 18 विषय सौंपे। कितने विषय सौंपे, 18 विषय सौंपे। तो ऐसे करके तुम्हारी जो अनुसूची 12 है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस प्रकार से तुम्हारे जो अनुसूचियों का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां तक सभी को बात समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, अब तक जो बात की है उसके बारे में, यानी मैंने केवल अनुसूचियों का एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है, और अनुसूचियों का वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसमें केवल इतनी बातें की हैं। मैंने ये कहा कि जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 8 थी। और कहते हैं कि साहब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी बताते हैं, तो वर्तमान में 12 बताते हैं। मैंने ये कहा था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो ये कहता है कि अनुसूचियों की संख्या 10 होनी चाहिए। मैंने ये बताया कि अनुसूची 1 के बारे में मेरी बात हुई तो मैंने ये कहा कि भारत एक संघ है, ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि भारत संघ तो है लेकिन किसका संघ है, राज्यों का एक संघ है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय, या भारत एक संघ बना था उस समय, कहते हैं कि साहब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और कहते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने ये भी बताया कि 1900 जब
1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में एक फजल अली था। उस फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था फजल अली आयोग। उसी आयोग की सिफारिश पर कहते हैं कि साहब 1955 में राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मैंने यूं भी बताया था कि साहब 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसके तहत ये जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम बनाया था यानी फजल आयोग ने, इसको कहते हैं कि क्या लागू किया गया। और कहते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में, इससे पहले भाषा के आधार पर एक मद्रास प्रांत से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट मेरी जो बात हुई तो मैंने कहा कि साहब राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसमें कहते हैं कि 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे। एक का नाम कहते हैं कि गुजरात बताते हैं और एक का नाम क्या बताते हैं, महाराष्ट्र बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं कहा था कि दिसंबर 1963 में एक राज्य बना था जिसका नाम क्या बताते हैं, तो नागालैंड बताते हैं। अरे 1 नवंबर 1966 को 2 राज्य बने थे रे, एक का नाम पंजाब बताते हैं तो एक का नाम क्या बताते हैं, हरियाणा बताते हैं। जबकि 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना था जिसका नाम हिमाचल प्रदेश बताते हैं। जबकि 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने थे जिसमें त्रिपुरा का नाम आता है, मणिपुर का नाम आता है और मेघालय का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि 26 अप्रैल 1975 को एक राज्य बना था जिसका नाम सिक्किम बताते हैं। जबकि कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य बने थे, एक का नाम अरुणाचल प्रदेश था और एक का नाम मिजोरम था। जबकि 30 मई 1987 को एक राज्य बना था जिसका नाम तो बताते हैं लेकिन गोवा बताते हैं। 1 नवंबर 2000 को कोई राज्य बना तो छत्तीसगढ़ बना रे। अरे 9 नवंबर 2000 को कोई राज्य बना तो उत्तराखंड बना रे। जबकि 15 नवंबर 2000 को कोई राज्य बना तो झारखंड बना रे। उसके बाद में 2 जून 2014 को कोई राज्य बना तो वह कौन सा बना, तेलंगाना बना रे। उसके बाद में नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक का नाम जम्मू कश्मीर बताते हैं और एक का नाम लद्दाख बताते हैं। जबकि 26 जनवरी 2020 को कहते हैं कि साहब दादरा नागर हवेली और दमन दीप इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। मैंने कहा कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि साहब जो नए राज्यों का निर्माण करना और पुराने राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन करना, ये कार्य कौन करती है, तो ये कार्य संसद करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुसूची 2 के बारे में मैंने बात हुई तो मैंने कहा कि अधिकारी और पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए दिया जाता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो भी 4 लाख रुपए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने ये भी बताया कि साहब जो राज्यपाल होता है उसको 3.5 लाख रुपए मिलता है। और उसके बाद में नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपए होता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। जबकि जो निर्वाचन आयुक्त है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, उसका वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है। नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है। इसके अलावा यूपीएससी के जो अध्यक्ष का वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है। जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए होता है। उसके बाद में सांसद का जो वेतन होता है वो 50,000 रुपए होता है और प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो 1,60,000 रुपए होता है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि साहब जो इसी में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्य जो विधान परिषद के सभापति है, उप सभापति है, लोकसभा उपाध्यक्ष है और राज्यसभा का जो उप सभापति है उनके वेतन का भी प्रावधान इस अनुसूची में देखने को मिलता है। अनुसूची 3 के बारे में मेरी बात हुई तो मैंने ये कहा कि साहब अनुसूची 3 में लिखा हुआ अधिकारी व पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान। मैंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल इन चारों की शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैंने कहा कि इनकी जो शपथ का जो प्रावधान है वो कहते हैं कि किसी आर्टिकल पर्टिकुलर में देखने को मिलता है। आर्टिकल मैंने कहा कि जैसे राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल कहते हैं कि 69 में है यानी 69 में है। और राज्यपाल की शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 159 में है। और उसके बाद में नेक्स्ट उपराज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल 239 में है। इसी प्रकार से मैंने आगे क्रम बढ़ाते चला था। अनुसूची 4 के बारे में राज्यसभा की प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग निर्धारित है। मैंने उदाहरण भी बताया था कि साहब जैसे उदाहरण क्या पूरी सीटें बताई थी कि प्रत्येक राज्य में कितने हैं। जैसे यूपी में मैंने 31 बताई थी, महाराष्ट्र में 19 बताई थी, आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 7 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिमी बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, असम और पंजाब में 7-7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 6 छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कितनी सीटें बताते थे, तो 6 बताई थी। उसके बाद में नेक्स्ट
कहते हैं कि यूं ही नहीं, बल्कि मैं आगे बात करूं तो कहने का मतलब ये त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनमें कहते हैं कि एक एक सीट है। दिल्ली में 3 सीटें हैं और पांडिचेरी में कितनी सीट है? 1 सीट है। उसके बाद में अनुसूची मेरे 5 के बारे में बात हुई थी, तो मैंने कहा कि जो जनजातियों के जो क्षेत्रों का जो निर्धारण होता है वो किया जाता है और वो राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर राष्ट्रपति करता है। अनुसूची 7 के बारे में 6 के बारे में मेरी बात हुई, तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनके लिए राष्ट्रपति विशेष पैकेज देता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अनुसूची 7 के बारे में मेरी बात हुई, तो सूचियाँ 3 प्रकार की होती है और उनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। और अनुसूची 8 में केवल भाषाओं के बारे में चर्चा हुई थी। और अनुसूची जो 9 है उसमें मैंने बता दिया कि इसमें भू राजस्व व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्थाओं का अंत कर दिया गया है और कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 10 में क्या है? तो व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाने की बात कही गई है। 11 में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है और 12 में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। बाकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।